दोस्तों कैसे हैं सभी। आपका स्वागत है आरके स्टडी इंस्टीट्यूट में। दोस्तों हम लोग कल भाग 3 तरह पूरी तरह क्या कर लिए थे, समाप्त कर लिए थे। भाग 3 पूरी तरह समाप्त कर लिए थे। आज हम लोग क्या स्टार्ट करना है, भाग 4। भाग 4 को स्टार्ट करना है। भाग 3 में आपको हम 33 अनुच्छेद 33, 34 और 35 ये पूरी तरह समझा दिए थे। इसमें कहाँ से कहाँ तक था अनुच्छेद भाग 3 में? इसमें था 12 से 35 तक अनुच्छेद था। इसको पूरी तरह हम लोग पढ़ चुके थे। इसमें कहाँ से कहाँ अनुच्छेद है 12, जो भाग 4 है इसमें 36 से 51 तक अनुच्छेद है। कितना तक अनुच्छेद है? 36 से 51 तक। 36 से 51 तक किसमें? भाग 4 में। इसको समझते हैं भाग 4 में है क्या। देखिए जो भाग 4 है इसमें है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व किसमें चर्चा है इसकी? भाग 4 में। इतना आप समझ गए इसकी किस चर्चा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इसको बोलते हैं। किसको? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। क्या बोलते हैं? डीपीएसपी। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे समझाते हैं। इसको शॉर्टकट में डीपीएसपी बोलते हैं। किसको? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। ये कहाँ तक अनुच्छेद में है? 36 से 51 तक। देखिए अब समझते हैं इसमें राज्य के निर्देशन किसमें? डीपीएसपी में। देखिए समझिए, जो संविधान के सलाहकार थे, कौन? संविधान के जो सलाहकार थे उनका नाम था BN राव। कौन थे? BN राव। ये क्या थे? संविधान के सलाहकार। जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है वो भी एक तरह क्या है? मूल अधिकार है। जिसे हम लोग फंडामेंटल राइट भाग 3 में पढ़े हैं, उसी का भाग 2 जैसे पार्ट 2 कौन है? देखिए जो भाग हम लोग फर्स्ट पढ़े हैं भाग 3 फंडामेंटल राइट मूल अधिकार, ये क्या है? पार्ट 1। और जो हम लोग राज्य के भाग 4 पढ़ रहे हैं इसमें क्या है? राज्य के निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा है। इसको बोलते हैं पार्ट 2। तो ये भी क्या? एक तरह से मूल अधिकार है, जिसकी संरक्षण कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। लेकिन इसमें जो चर्चा है पार्ट 2 में मूल अधिकार का, इसको राज्य की चर्चा है। इसमें व्यक्ति पर लागू ये नहीं होता है। इसको हम अब अच्छे से आपको समझाएंगे। ये व्यक्तियों पर लागू नहीं होता है, इस पर स्टेट पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? स्टेट पर। समझिए, देखिए जो BN सलाहकार थे इनका कहना था कि जो हमारा मूल अधिकार है इसी के बगल में हम लोग क्या रखें? एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व। वो क्या रहेगा? वो लोगों पर लागू नहीं होगा। किस पर? लोगों पर लागू नहीं होगा। वो राज्य पर लागू होगा। किस पर? राज्य पर। इसको अनुच्छेद में बताएंगे कैसे होगा। देखिए इनका कहना था कि BN राव का कि जो हम लोग अधिकार ले रहे हैं मूल अधिकार, ये लोग जो मूल अधिकार है, मूल अधिकार ये हम लोग को कब मिल जाता है? तत्काल में ये मूल अधिकार हमको मिल जाता है। लेकिन जो हम लोग का राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं डीपीएसपी, ये कुछ समय बाद मिलेगा। जैसे समझिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे देश के पास इतना बजट यानी इतना पैसा नहीं था कि लोगों का जो समाज था, समाज का विकास करे, सड़कों का विकास करे, सभी व्यक्तियों को आवास दे। ऐसा कोई नियम कानून नहीं बना था। ऐसा कोई पैसा भी सरकार के पास उतना नहीं था कोई लोगों को पहुंचा सके। हर एक गांव में पंचायत भी नहीं थी। हर एक गांव में प्रधानिक मुखिया जो इलेक्शन होता है वो भी नहीं था। जिला पंचायत नहीं था। ये सब की चर्चा नहीं था उस समय। इसलिए हम लोग किसको लाए?
राज्य के नीति तत्व क्या है, डीपीएसपी को लाए। इसमें कहा गया है, समझिए, इसमें कहा गया है कि कोई भी अगर मान लीजिए राज्य है, अगर राज्य मतलब पब्लिक की जो सेवा होती है, मतलब जिससे विकास होता है, मान लीजिए कोई सड़क बनता है, सड़क बन रहा है, उसमें विकास हो गया, या मान लीजिए आवास देते हैं लोग, राज्य सरकार क्या देती है, लोगों को आवास देती है, वो भी एक तरह से क्या है, विकास ही है। लोगों को राशन देती है, वो भी एक तरह से क्या है, विकास है। तो ये सब किस में कहा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया है। इतना आप समझ गए, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें, देखिए इसको क्यों नहीं मूल अधिकार में रखा गया, इसको समझ लीजिए क्यों नहीं रखा गया मूल अधिकार में। देखिए अगर हम लोग डीपीएसपी को, हम लोग मूल अधिकार में रखते हैं, अगर इसको हम मूल अधिकार में रखते हैं, तो देखिए डीपीएस में क्या कहा गया था, कहा गया है इसमें कि बुढ़ापे में सभी व्यक्तियों को पेंशन दिया जाएगा। जो मान लीजिए चेयर बैठे रखते हैं, जैसे मान जिनका क्या बोलते हैं, जैसे लंगड़े होते हैं, या फिर उनको कह सकते हैं विकलांग, जो विकलांग होते हैं या फिर जो बुढ़ापे में होते हैं, उनको क्या देता है, पेंशन दिया जाता है उन लोगों को। तो मान लीजिए किसको दिया जाता है पेंशन, बूढ़े लोगों को पेंशन दिया जाता है, विकलांग लोगों को पेंशन दिया जाता है। अगर इसको मूल अधिकार में रखा गया होता, तो ये जो आम व्यक्ति हैं, जैसे हम मान लीजिए 25 वर्ष के हो गए, या 23 वर्ष के हो गए, या 26 वर्ष के हो गए, या जितने वर्ष के हो, जो विकलांग नहीं है, बूढ़े नहीं है, तो वो भी जाके क्या सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का मूल अधिकार होता। और मूल अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि इन लोगों को भी पेंशन दिया जाए। लेकिन इसीलिए इसको मूल अधिकार में नहीं रखा गया, और मूल अधिकार में रखा गया तो सभी लोगों को पेंशन दिया जाता, सभी लोगों को, विकलांग लोगों को पेंशन दिया जाता, उसकी सैलरी दी जाती, विकलांग लोगों को हर मंथली उन लोगों की सैलरी या पेंशन के रूप में कुछ ना कुछ दिया जाता है, उन लोगों के स्वार्थ को भी ध्यान दिया जाता है। इतना आप समझ गए इसमें क्या क्या चर्चा है। देखिए दूसरी चीज समझिए, अब चलते हैं हम लोग, देखिए अब अनुच्छेद समझते हैं। अनुच्छेद इसमें कहाँ से कहाँ तक अब समझाए हैं। अनुच्छेद जो है हम लोग का, इसमें भाग 4 में अनुच्छेद 36 से कहाँ तक था, 51 तक। अब एक एक अनुच्छेद का हम लोग स्टडी करते हैं, एक एक अनुच्छेद समझिए। एक एक अनुच्छेद में, अनुच्छेद 36 में क्या कहा गया उसको समझिए। अनुच्छेद 36, इसमें समझिए 36 में क्या कहा गया है। देखिए अनुच्छेद 36 में कहा गया है राज्य की परिभाषा, किसकी, राज्य की परिभाषा। जैसे समझिए जो हम लोग का डीपीएसपी है, डीपीएसपी, इसको आपको हम बताएं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसको शॉर्टकट में डीपीएसपी बोलते हैं। देखिए जो डीपीएसपी है, ये किस पर लागू नहीं होता है, लोगों पर। ये लोगों पर नहीं लागू होता है, किस पर लागू होता है, राज्य पर लागू होता है, लेकिन लोगों पर लागू नहीं होता है। अगर लोगों पर लागू होता तो ये मूल अधिकार हो जाता है, इसलिए इसको राज्य पर लागू किया गया है। इसलिए इसको किस में रखा गया है, भाग 4 में डीपीएसपी में रखा गया है। ये स्टेट पर लागू होता है, राज्य पर लागू होता है। अब देखिए राज्य को मतलब, देखिए राज्य क्या है, उसकी परिभाषा क्या है उसको समझिए। राज्य किसे कहते हैं उसको देखिए। राज्य का मतलब होता है कोई भी संस्था हो, क्या हो, संस्था, और वो अपने पैसे पर आत्मनिर्भर हो, अपने पैसे पर क्या हो, आत्मनिर्भर हो, और खुद अपने संस्था के लिए, किसके, संस्था के लिए कानून बनाए, और उसका एक क्षेत्र हो, क्या हो, क्षेत्र हो, उसका एक जगह हो, क्षेत्र हो। तो क्या है, अपने आप में क्या है, स्टेट है। इसको हम आर्टिकल 13 में आपको बता चुके हैं, ठीक है। संस्था के बारे में बताते हैं, अपना एक पैसे पर अपने आत्मनिर्भर हो,
खुद के विरुद्ध अपना क्या कानून बना सकती है, नियम बना सकती है, उसका खुद एक क्षेत्र होना चाहिए। तो क्या हो जाए, एक तरह से क्या है, स्टेट है। तो स्टेट की परिभाषा क्या हो सकती है, इतना आप समझ गए हैं कि अपने आप आत्मनिर्भर हो, पैसे के लिए आत्मनिर्भर हो, खुद को कानून बना सकती है और उसका एक क्षेत्र हो, तो उसको क्या कहा जाता है, स्टेट। इसके किस में चर्चा है, इस चीज़ का जितना बताएं सब किस में चर्चा है, आर्टिकल 36 में। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे समझते हैं आर्टिकल 37 क्या है। इतना ही है, इसमें बहुत छोटा छोटा आर्टिकल है इसमें, राज्य के निर्दिष्ट तत्वों में। मूल अधिकार की तरह बड़ा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा छोटा है, उसको समझिए। देखिए अनुच्छेद 37 क्या है, इसको अच्छे समझ लीजिए। इसमें कुछ कहा, अच्छी बात कही गई है। देखिए अनुच्छेद 37 में कहा गया है, मान लीजिए कोई इलेक्शन होता है, क्या होता है, इलेक्शन। इलेक्शन जब होता है तो कोई भी सीएम के इलेक्शन हो या फिर प्रधानमंत्री के इलेक्शन हो या किसी भी नेता एमएलए का इलेक्शन हो, एमएलए एमएलसी का हो, तो जब इलेक्शन होता है तो नेता लोग को देखते होंगे, इलेक्शन लड़ने से पहले क्या बोलते हैं कि हम समाज का विकास करेंगे, सड़क अच्छी बनवाएंगे, सभी लोगों को आवास देंगे। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, कहते हैं, वादा करते हैं, लेकिन वो जीतने के बाद नहीं कर पाते हैं। वो जीतने के बाद वो व्यक्तियों को ऐसा समाज में सुधार नहीं ला पाते हैं, सड़क भी अच्छी नहीं बनवाते हैं, आवास भी लोगों को नहीं देते हैं। तो क्या आप उन लोगों के खिलाफ जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं, मुकदमा कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं उसको देखिए, समझिए क्यों नहीं कर सकते हैं उसको मुकदमा। मान लीजिए कोई नेता है, सीएम है, वो जीत गया किसी राज्य में, किसी भी राज्य में वो जीत गया और उस राज्य में सीएम को शपथ ले चुका है। अब उसकी बारी है क्या, समाज की सेवा करने की, समाज में सुधार लाने की, विकास लाने की, सड़क बनवाने की, आवास लोगों को देने की। जब उसका समय आया तो पता चला कि राज्य में क्या है, पैसा ही नहीं है, राज्य में बजट ही नहीं है, बजट नहीं है। तो क्या ये सीएम ये काम करा पाएगा, आवास किसी को दे पाएगा, सड़क बनवा पाएगा, या समाज का सुधार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो मान लीजिए इसको अगर कह दिया जाता कि जो अगर वह कोई भी व्यक्ति है या नेता है, अगर वो अपना वचन नहीं पूरा करता है, वादा नहीं पूरा करता है, तो सुप्रीम कोर्ट में केस कर दीजिए। अगर ऐसा कह दिया गया होता तो आम व्यक्ति जाकर सुप्रीम कोर्ट में केस कर देती, और सुप्रीम कोर्ट में अगर केस कर देते सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ता उनके खिलाफ। इसलिए कहा गया है कि सीएम कोई भी होगा, अगर उसके पास बजट होगी तो समाज का क्या करेगा, समाज का सुविधा जो भी समाज में होगा उसको दिया जाएगा, सड़क बनवाएगा, आवास सभी को देगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसमें आप सोचते होंगे आप कि मान लीजिए कोई भी सीएम है, पैसा है, लेकिन फिर भी समाज का सेवा नहीं कर रहा है, आवास नहीं बना रहा, सड़क नहीं बनवा रहा है। तो समझिए इसमें क्या कहा गया है कि मान लीजिए वो कितना साल तक कोई भी सीएम रहता है, 5 साल तक, उससे अधिक रहता नहीं है, 5 वर्ष तक रहता है, 5 वर्ष तक। अब 5 वर्ष में कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, दोबारा इलेक्शन होगा, तो वो जीत नहीं पाएगा दोबारा में, क्योंकि लोगों के अंदर भावना क्या रहेगी, लोगों के अंदर ये रहेगा कि ये व्यक्ति जो है सीएम है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया, नहीं आवास किसी को दिया, नहीं सड़क बनाया, नहीं समाज में कोई सुधार लाया है, नहीं सिटी में कोई कुछ किया है, कुछ नहीं किया है ये व्यक्ति, तो इसको सीएम बनने का कोई अधिकार नहीं है, इसको अगली बार हरा देंगे। तो इसको डर रहेगा, क्या रहेगा, डर रहेगा कि कहीं हम हार ना जाएं, इसके वजह से वो काम कराएगा। चाहे उसके राज्य में थोड़ा बहुत बजट रहेगा, थोड़ा सुधार करेगा, लेकिन समाज में थोड़ा सुधार करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी, क्योंकि इसको डर रहेगा। मान लीजिए बनवा नहीं रहा है, डर भी नहीं, एक सोच रहा है कि मैं 5 वर्ष के बाद मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो मान लीजिए 5 वर्ष तो रहेगा ना। अब मान लीजिए 5 वर्ष में किसी शहर में गया, शहर में या किसी गाँव में गया ये सीएम, तो क्या वहाँ के लोग इसको इज्जत देंगे? नहीं देंगे। वहाँ जाते ही इसको चप्पल जूता से स्वागत हो जाएगा। इतना समझ गए। कोई भी व्यक्ति होगा, अगर उस समाज में मान लीजिए योगी आदित्यनाथ हैं, उनको अगर समाज में वो सड़क नहीं बनवाते, आवास किसी को नहीं देते, या मान लीजिए कह दे राशन किसी को फ्री देंगे, अगर वो नहीं देते तो क्या उनको लोग सेवा करते? उनकी क्या बातों को सुनते? नहीं सुनते। और कहीं वो जाते तो उनको स्वागत करते? नहीं करते हैं, नहीं करते, कोई भी लोग नहीं करता अगर वो समाज में विकास नहीं किए हैं तो। इतना समझ गए। इसमें क्या है 37 में कहा गया है, आपको एक बार बता दें कि कोई भी इलेक्शन हो रहा है तो अगर वो व्यक्ति
इलेक्शन लड़ने से पहले वादा करता है कि मैं ये काम कराऊंगा, अगर वो काम नहीं करा पाता है तो आप उसके खिलाफ मुकदमा या केस सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात इसको समझ लीजिए, जो हम लोग का डीपीएसपी है, डीपीएसपी, इसमें कह दिया गया पहले से ही, BN राव ने कह दिए हैं कि इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। कौन? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन अगर मूल अधिकार, किसी व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन हो, छिनाता हो किसी का मूल अधिकार, तो सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट। इतना आप समझ गए। लेकिन वो डीपीएसपी में और इस तरह कोई, मान लीजिए समाज में कोई विकास नहीं हो रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो कह देंगे कि हमारे कह दिया गया पहले ही कि हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। किसमें? भाग 4 में। भाग 4 में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इतना आप समझ गए हैं। 37 में क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और 38 समझिए, 38 में क्या है। 38 में 3 तरह की न्याय की बात है, उसको समझिए। देखिए, अनुच्छेद जो 38 है, इसमें कहा गया है लोक कल्याण, लोक कल्याण क्या भी वृद्धि, लोक कल्याण क्या भी वृद्धि। इसमें कैसे होता है, एक 3 तरह की न्याय इसमें बात कही गई। पहला न्याय क्या है उसको समझिए। पहला न्याय है सामाजिक, सामाजिक न्याय। दूसरा जो न्याय है उसको कहा गया है आर्थिक, आर्थिक न्याय। तीसरा जो न्याय है वो है राजनीतिक, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इतना आप समझ गए। देखिए, आर्थिक न्याय में समझ लीजिए। आर्थिक न्याय में देखिए कुछ लोगों को छूट दे दिया जाता है। जैसे समझिए, मान लीजिए कोई पिछड़ा वर्ग है। कैसा है? पिछड़ा, पिछड़ा कोई वर्ग है, या कोई बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत गरीब व्यक्ति है, उसको राशन, देखिए सरकार जो पिछड़ा वर्ग रहते हैं या कोई बहुत गरीब व्यक्ति होती है, उसको राज्य सरकार या केंद्र सरकार 2 रुपये केजी या 1 रुपये केजी क्या देते हैं? चावल देती है राशन में। लेकिन कोई ऊपरा में से कोई बड़ा वर्ग का है, जैसे जनरल कास्ट का है, OBC कास्ट का है, तो उन लोगों को कैसा दिया जाता है? 5 रुपये केजी दे दिया जाता है गेहूँ चावल, गेहूँ या चावल उनको 5 रुपये केजी दिया जाता है। लेकिन जो पिछड़ा वर्ग है, SC ST है, उन लोग को 2 रुपये केजी दिया जाता है। तो एक तरफ से इन लोगों को क्या है? छूट दिया गया है। किस में? ये क्या है? आर्थिक न्याय। इसको सामाजिक न्याय, कोई समाज में अच्छा काम किया, राजनीतिक न्याय कोई राजनीति में अच्छा काम किया, इसको सब क्या है? राजनीतिक न्याय। तो आप समझ गए। इसमें 2 तरह की लोकतंत्र की बात की गई। देखिए, इसमें 2 तरह की लोकतंत्र की बात की है। सामाजिक, सामाजिक लोकतंत्र, और दूसरी जो बात कही गई है वो है किसकी? आर्थिक, आर्थिक लोकतंत्र की बात कही गई है। क्वेश्चन पूछ देता है बार बार ऐसा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किस मतलब होता है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो 3 प्रकार की। कौन कौन है वो 3 प्रकार? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कितने तरह के लोकतंत्र की बात कही गई है? तो वो कितने तक की है? 2 तरह की, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र। इतना आप समझ गए। ये किसमें, जितना हम आपको बताएं सब आर्टिकल 38 की चर्चा में, आर्टिकल 38 में कहा गया है। आर्टिकल 38 में आपको चर्चा की है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझते हैं आर्टिकल 39, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 में देखिए क्या कहा गया है। अनुच्छेद 39, इसमें समझिए, अनुच्छेद 39 में कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। इसका मतलब समझिए क्या कहा गया है? समान, समान कार्य के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन, वेतन दिया जाएगा, दिया जाएगा। जैसे समझिए क्या है उसको समझिए। समान कार्य, जैसे मान लीजिए कोई
स्त्री है, क्या है, स्त्री, और मान लीजिए कोई पुरुष है, ये दोनों लोग क्या हैं, एसआई हैं, यानी दरोगा हैं, सब इंस्पेक्टर हैं। इन लोगों का जो काम है एक ही है, कार्य क्या है, एक ही है। तो इन लोगों के साथ कहा गया है कि कार्य जब एक ही होगा, उन लोगों का जब कार्य समान होगा तो उन लोगों को वेतन भी कैसा दिया जाएगा, समान ही दिया जाएगा, उन लोगों का वेतन समान ही दिया जाएगा। मतलब कि मान लीजिए ये स्त्री रहती है, ऐसा नहीं है कि इसको 50,000 दिया जाएगा और ये पुरुष है तो इसको 60,000 दिया जाएगा। अगर मान लीजिए ये पुरुष है, इसको 50,000 दिया जाएगा, ये स्त्री है तो इसको 60,000, ऐसा नहीं है। अगर ये कार्य समान करते हैं इन लोग को समान वेतन दिया जाएगा। अगर दोनों लोग का वेतन 60,000 है तो स्त्री को भी 60,000 दिया जाएगा, पुरुष को भी 60,000 दिया जाएगा वेतन। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसमें कहा गया है, आर्टिकल 39 में। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना ही है आर्टिकल 39 में। अब समझते हैं, इसमें एक जोड़ा गया आर्टिकल 39 का, इसमें एक और आर्टिकल जोड़ा गया, उसका है 39 का, क्या है, 39 का। उसमें कहा गया 39 का में गया आगे कहा गया है समान न्याय एवं निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधि सहायता। इसका मतलब समझिए, समान न्याय का मतलब समझिए इसमें क्या कहा गया 39 का में। समान न्याय का मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या करता है, अपराध, कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है, अगर जिसके घर अपराध करते हैं या जिसके साथ अपराध कर दिया, तो उन लोग व्यक्तियों को, दोनों लोग को समान न्याय दिया जाएगा। मतलब समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ये व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है। अगर ये व्यक्ति इसको गोली मार दे, क्या मार दे, गोली मार दे, इस व्यक्ति के जो फैमिली वाले होंगे, फैमिली मेंबर, ये कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। अब कोर्ट में जाने के बाद क्या मांगेंगे, न्याय मांगेंगे। क्या मांगेंगे, न्याय, कि ये व्यक्ति हमारे फैमिली मेंबर को गोली मार दिया, हमको न्याय चाहिए। लेकिन क्या पता ये फैमिली अगर सबूत नहीं जुटा पाई तो वो क्या न्याय देगा, कोर्ट नहीं देगा। इसलिए कहा जाता है हर एक व्यक्ति को न्याय। मतलब समझिए, क्या पता यही व्यक्ति गोली मारा है, दूसरा तो नहीं मारा है, इसको भी न्याय देना चाहिए कि नहीं चाहिए, इसकी बात सुना जाए कि नहीं सुना जाएगा, सुना जाए। इसी को कहा गया है कि हर व्यक्ति को समान न्याय के रूप में देखना चाहिए। कोर्ट को कहा गया है, किसको, कोर्ट को, कि कोई भी व्यक्ति होगा उसको समान न्याय के हिसाब से देखा जाएगा, समान मतलब विचार से देखा जाएगा। कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है, अपराध साबित हो जाता है तो उसको दंडित किया जाएगा, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें क्या कहा गया है, निःशुल्क विधि सहायता। इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब होता है कि मान लीजिए निःशुल्क, इसमें कहा गया है कि कोई भी सरकारी काम या सरकारी चीज़ में निःशुल्क में काम किया जाएगा। जैसे आप मान लीजिए गांव में क्या होता है, कोई भी झगड़ा हो जाता है या शहर में कोई भी दिक्कत होती है, किसको फ़ोन किया जाता है, 100 नंबर को, पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है, पुलिस को फ़ोन कर देता है। तो क्या पुलिस आपको आने के लिए पैसा लेती है? आपके मान लीजिए किसी गांव में झगड़ा हो गया और वहाँ के लोग पुलिस को फ़ोन कर दिए, तो क्या वहाँ उस गांव में जाने के लिए पुलिस पैसा लेगी? नहीं लेती है। कैसे जाती है? निःशुल्क में। निःशुल्क में सहायता की जाएगी, कानूनी सहायता की जाएगी। कौन करेगी? पुलिस करेगी। हर एक गाँव में, हर एक जगह पुलिस चौकी होती है, पुलिस थाना होता है, हर जगह। वो किस में कैसा काम करते हैं? निःशुल्क में। लेकिन लोग उन लोगों को घूस दे दे के अपना काम करा देते हैं, तो वो अलग बात है। ये निःशुल्क में क्या कौन कार्य करेगी? पुलिस। इसमें कहा गया है 39 क में। इसको स्क्रीनशॉट ले लिए हम, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं 40, आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 में क्या है, इसको समझिए। छोटा ही छोटा आर्टिकल है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसको समझिए। आर्टिकल 40 में देखिए क्या कहा गया है। आर्टिकल 40 में कहा गया है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत की चर्चा है। किसमें? आर्टिकल 40 में। गांधी जी ने, किसने? महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने
महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो हमारा देश है, जो हमारा भारत है, ये कैसा है? गाँवों का देश है। किसा है? गाँवों का देश है। गाँवों का देश है। इसलिए हर एक गांव में क्या होनी चाहिए? ग्राम पंचायत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ग्राम पंचायत होनी चाहिए। वहाँ इलेक्शन होगा, वहाँ क्या होगा? चुनाव होगा। वहाँ चुनाव के रूप में कौन खड़ा होंगे? मुखिया। जो गांव में 2-4 लोग रहते हैं, चुनाव में खड़ा होते हैं, मुखिया के पद पे खड़े होते हैं, वही लोग क्या होंगे? खड़े होंगे चुनाव में। इतना किस चीज़ की चर्चा है इसमें? आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत की चर्चा है। ये किन्होंने कहा था? गांधी जी ने इसमें कहा था कि हमारा कैसा है? गांव का देश है। इसलिए हम इस आर्टिकल में किस चीज़ की चर्चा करते हैं? ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत जहाँ से आया, किस आर्टिकल से आया है? हमारे संविधान में आर्टिकल 40 से। इतना समझ गए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर एक गांव में इलेक्शन होता है, इसकी चर्चा और अच्छे से जो हमारा चुनाव का, जो हमारे गांव में चुनाव होता है, उसका प्रोसेस क्या होता है, इसकी चर्चा आगे करेंगे। और जब आर्टिकल उसकी आएगा तो इसमें बस चर्चा किया गया है कि गांव में कैसे लिया गया है, कैसे ग्राम पंचायत को कैसे शामिल किया गया है, चर्चा कर इस चीज़ की चर्चा थी आर्टिकल 40 में, जिसको आपको बता दिए हम। अब समझते हैं आर्टिकल 41। अनुच्छेद 41। अनुच्छेद 41 में क्या है, इसको समझिए। अनुच्छेद 41 में कहा गया है कुछ दशा में सरकार हमारी मदद करेगी। जैसे समझिए मदद कैसे करेगी कुछ दशा में, उसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति है, या मान लीजिए बूढ़ा व्यक्ति, इसको क्या दिया जाता है? पेंशन। जो कोई विकलांग लोग हैं, उनको क्या देता है? गाड़ी दिया जाता है। गाड़ी। इन लोगों को भी क्या देता है? पेंशन दिया जाता है। इन लोगों की जीवन के लिए कुछ ना कुछ पैसा दिया जाता है, और बूढ़ाए व्यक्ति के लिए भी दिया जाता है। किस में चर्चा है ये? अनुच्छेद 41 में। किस चीज़ की? पेंशन और विकलांग लोगों को जो गाड़ी दिया जाता है या पेंशन देता है, इस सब जो भी दिया जाता है, किस में चर्चा है? 41 में। लेकिन इसमें कह दिया गया है कि अगर राज्य सरकार के पास पैसा होगा, बजट होगा तो वो देगी, अगर नहीं होगा तो वो नहीं देगी। लेकिन आपको हम बता दिए हैं पहले, उसमें आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार को मजबूरी है देना। जैसे समझिए, आपको समझाए हैं, अगर वो नहीं देगी तो किसी भी गांव में या शहर में जाएगी तो लोग उसकी इज्जत नहीं करेंगे। इसलिए उसकी मजबूरी है, अपनी इज्जत बनाने के लिए वो क्या करेगा? लोगों को समाज कल्याण करेगा ही करेगा, वो कोई भी नेता हो। इतना समझ गए आर्टिकल 41 में क्या है? अब समझते हैं आर्टिकल अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में क्या है, इसको समझिए। इसमें कहा गया है न्याय संगत की चर्चा है। किसमें चर्चा है न्याय संगत की? आर्टिकल 42 में। न्याय संगत क्या आता है, उसको समझ लीजिए। देखिए, जो न्याय संगत है हमारा, इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए कोई भी क्या है? व्यक्ति है, अगर वो फिजिकल काम करता है, कोई काम करता है, मेहनत वाला काम करता है, अगर उसका तबीयत खराब हो जाए तो उसके तबीयत के हिसाब से काम देना चाहिए। किसके हिसाब से? मान लीजिए उसकी तबीयत खराब हो जाए तो ऐसा नहीं है कि जैसा पहले स्वस्थ था उसी तरह आप काम दीजिए उस व्यक्ति को, ऐसा नहीं कहा गया है। इसमें कहा गया अगर उसका तबीयत खराब हो जा रही है तो उसको थोड़ा कम काम दीजिए, उसकी तबीयत के हिसाब से काम दीजिए उसको। ठीक है। इसमें किसमें कहा गया? न्याय संगत में। सबके लिए न्याय मिलेगा, मतलब कि जो भी व्यक्ति होगा, अगर उसकी तबीयत ज़्यादा खराब है तो उसको छुट्टी दीजिए, थोड़ा सा खराब है तो उसकी तबीयत के हिसाब से काम दीजिए, अगर अच्छा है, स्वस्थ है, तो उसको अच्छे से जितना देरी काम करता है उसको उतना काम दीजिए। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 42 में। इसमें एक चीज़ और की चर्चा है। मान लीजिए कोई महिला है,
अब महिला मान लीजिए ड्यूटी पर लगी हैं, मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी हैं, ड्यूटी करती हैं, इनकी ड्यूटी मान लीजिए क्या है, डिलीवरी, प्रेग्नेंट हैं, ये पहले ही प्रेग्नेंट हैं और इनको डॉक्टर ने कह दिया है कि इस मंथ में आपका बच्चा हो जाएगा। किसने कहा है? डॉक्टर ने। तो मान लीजिए तो राज्य सरकार में जाएंगे, आप कंप्लेन करें कि मेरा डिलीवरी होने वाली है, मुझे छुट्टी चाहिए। तो जो राज्य सरकार होती है वो जिस महिला प्रेग्नेंट होती है उसको 3 महीने पहले, प्रेग्नेंट होने से 3 महीना पहले और प्रेग्नेंट होने के बाद 3 महीने बाद तक छुट्टी दिया जाता है। किसको? किसी प्रेग्नेंट महिला को, अगर वो सरकारी कर्मचारी है तो। इसमें किसमें कहा गया है? 42 में। और कहा गया है इसमें कि जिस महिला प्रेग्नेंट है उसके पति को डिलीवरी होने से 15 दिन पहले और डिलीवरी होने के 15 दिन बाद तक उसको छुट्टी दिया जाएगा, और ये भी सरकारी कर्मचारी होगा तो। इतना आप समझ गए हैं। लेकिन अगर कोई राज्य पर दिक्कत हो, राज्य परेशानी में हो, राज्य की बजट थोड़ा कम हो, तो आपसे काम करा सकती है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे छुट्टी चाहिए, वो आपसे भी काम करा सकती है। लास्ट कई महीने तक आप छुट्टी नहीं दे सकते, उसके राज्य पर ऊपर निर्भर करता है ऐसा करेगी कि नहीं करेगी। अगर ऐसा वो राज्य की मजबूरी पड़ती है, अगर ऐसा नहीं करेगा तो जो समाज है, समाज हमारा क्या होगा? हमारा नाम बदनाम होगा, हमारा पार्टी का नाम खराब होगा। इसलिए राज्य सरकार छुट्टी देती है। इतना समझ गए इसमें किस किस की चर्चा है, आर्टिकल 42 में है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। न्याय संगत की बात थी, ये खत्म हो गया। अब समझते हैं आर्टिकल 43। आर्टिकल 43 क्या है इसको समझ लीजिए। जो आर्टिकल 43 है इसमें कहा, इसमें देखिए आर्टिकल 43 है निर्वाह मजदूर की चर्चा है। मतलब समझिए, निर्वाह मजदूर का मतलब क्या होता है उसको समझिए। इसमें कहा गया है निर्वाह मजदूर में कि कोई भी व्यक्ति को इतना पैसा दीजिए, कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है या उसको इतनी सैलरी दीजिए कि अपना जीवन चला सके। जैसे समझिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ये अगर ये काम करता है, इसको इतना पैसा, इतना इसको सैलरी दे दीजिए, इसका इतना सैलरी होनी चाहिए कि इसका जो जीवन है, जीवन काल वो चल सके आराम से। अब मान लीजिए आज के समय में अगर किसी भी व्यक्ति को 12 से 15 हज़ार, कम से कम 12 से 15 हज़ार के बीच में उसको सैलरी नहीं दिया जाएगा तो अपना जीवन काल अच्छे से नहीं चला पाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, काम करता है बाहर में जाकर, उसकी सैलरी है 7 हज़ार, पता चला कि उसका 5 हज़ार रूम किराया है, 2 हज़ार रुपये खाने में उसका चला जाता है। उसी तो खाने पीने में रूम किराया में चले तो घर फैमिली को अपने क्या देखेगा? कुछ नहीं देख पाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि कम से कम उसकी सैलरी ऐसा होना चाहिए, किसी व्यक्ति को, या सरकारी हो प्राइवेट हो, कि उसकी जीवन काल चल सके। किस में चर्चा किया गया है इसको? अनुच्छेद 43 में निर्वाह मजदूर में चर्चा किया गया है। तो इतना आप समझ गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझते हैं, इसमें 2 आर्टिकल और जोड़ दिया गया है। आर्टिकल 43 को, आर्टिकल 43 ख, उस चीज़ की भी चर्चा करते हैं, क्या क्या चीज़ है। देखिए इसमें कहा गया आर्टिकल 43 क, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा कि किया गया है कामगारों की चर्चा किया गया है। कामगार मतलब जो भी कारखाने में जो काम करते हैं लोग, उनकी चर्चा किया गया है। जैसे समझिए, मान लीजिए कोई कारखाना है, खदान है या कारखाना है, इसमें अगर कोई मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट मतलब समझते हैं, कोई ठेकेदार होता है, मान लीजिए कोई ठेकेदार है यहाँ काम कराता है, तो इसमें कहा गया है 43 क में कि मान लीजिए कोई ठेकेदार है, उसको एक बार जितने लेबर अपना रखे हैं काम कराने के लिए, उनसे एक बार चर्चा कर लिया जाए कि कैसे काम होगा, वो कितने बजे वो काम पर आएंगे, कितने बजे काम से जाएंगे, वो सब चीज़ की चर्चा किससे कर लें? एक बार लेबर से राय ले लें, यानी उससे चर्चा एक बार लेबर से भी कर ले, क्योंकि भाई काम करने वाले कौन है? लेबर हैं। अब मान लीजिए कोई मैनेजमेंट है, वो क्या ठेकेदार है, वो पता चला कह दिया मेरा काम होगा 12 बजे रात से, तो कोई भी लेबर 12 बजे रात को नहीं आएगा। तो इसलिए उसको कहा गया है कि एक बार लेबर से भी चर्चा कर लो, वो कितने बजे काम करते हैं, कितने बजे काम नहीं करते हैं, चाहे सरकारी जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार लेबर से काम पूछ लीजिए। इतना समझ गए 43 को में क्या कहा गया है? कामगारों की चर्चा की गई है।
अब समझते हैं 43 ख। 43 ख में किस चीज़ की चर्चा है उसको समझिए। इसमें कहा गया है सहकारी समिति। सहकारी समिति, सहकारी समिति का मतलब समझिए इसमें क्या कहा गया है। सहकारी समिति में कहा गया है कि कोई भी गांव है, क्या है, मान लीजिए पूरा क्या है, गांव है, गांव है, गांव के बीचों बीच या गांव के बगल से कोई मान लीजिए इस तरह नहर जा रही है या फिर नदी जा रही है, नदी जा रही है या नहर जा रही है सिंचाई के लिए। मान लीजिए नहर, गांव के लोग परेशान है तो हमारा राज्य सरकार नहर बना रही है गांव के लोगों के लिए, सिंचाई के लिए। इसमें मान लीजिए नहर बनाने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं, तो राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार वो इन लोगों से कह सकती है कि आप 25-30 व्यक्तियों का ग्रुप बनाइए और ग्रुप बना के इस नहर का काम शुरू कीजिए। आपको मैं सैलरी के रूप में आपको पैसा भी दूंगा, आपके हर दिन का पैसा दूंगा, खाना पीना हर एक चीज़ देखूंगा। आप इस क्या करिए, नहर का निर्माण कीजिए। आप ही अपने के लिए कर रहे हैं, अपने सिंचाई के लिए करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है कि आपको राज्य सरकार बरियाई करे कि नहीं आपको 25-30 ग्रुप बनाइए और काम शुरू कीजिए, ऐसा नहीं है, बरियाई नहीं करेगी वो, आपको ज़बरदस्ती नहीं ले जाएगी। आपका मन करे तो करिए, नहीं मन कर रहा है तो मत करिए। लेकिन अगर गांव की बात है तो गांव के लोग इतना अच्छे होते हैं कि अगर समाज के लिए अगर गांव में नहर बन रहा है तो फ्री में ही काम कर देते हैं कभी कभी। इतना समझ किसमें किस चीज़ की चर्चा है, सहकारी समिति की। इस गांव है, गांव में कोई नहर बन रहा है, अब नहर बनने के मजदूर नहीं मिल रहे राज्य सरकार को, तो आपको गांव से 25-30 ग्रुप में व्यक्तियों क्या कर सकती है, ले सकते हैं, लेकर काम करवा सकते हैं, आपको सैलरी भी दे सकती है, आपको खाने पीने सब व्यवस्था दे सकती है। इतना आप समझ गए इसमें किस चीज़ चर्चा है आर्टिकल 33 क में। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल आएंगे हम लोग। कल से हम लोग 44, 45, 46, 51 तक पूरी तरह, अनुच्छेद 44 से 51 तक पूरी तरह समाप्त कर देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।